Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topics are resting membrane potential, action potential, and synapse. So we will start with the diffusion potential of sodium and potassium. So there's more concentration of sodium outside the cell, and there's more concentration of potassium inside the cell. So what are diffusion potential? Diffusion potential is like the sodium इनसाइड द सेल ज़्यादा है, वो कोशिश करेंगे आउटसाइड द सेल जाने की। जब वो आउटसाइड द सेल मूव करते जाएंगे, मतलब जो सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो उसको पुश करेगा कि वो इनसाइड से आउटसाइड जाए। वो जैसे इनसाइड से आउटसाइड जाता जाएगा तो एक हमारे पास अंदर से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कम होते जाएंगे और बाहर जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते जाएंगे। इस तरह जो इनसाइड द मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सोडियम को पोटाशियम को पुश करेगा कि वो इनसाइड द सेल वापस जाए। तो ये टू फोर्सेस आपस में एक्ट करने लग पड़ेंगी। तो डिफ्यूजन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जबकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज रीच हो जाए कि जो डिफ्यूजन फोर्स है पोटाशियम की वो और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटाशियम पे लग रही है वो दोनों क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन पोटेंशियल। एंड दिस डिफ्यूजन पोटेंशियल फॉर पोटाशियम इज़ -94 मिलीवोल्ट। एंड सिमिलरली अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करें उसके लिए भी यही मैकेनिज़्म होगा और उसका जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 61 मिलीवोल्ट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम विद रिस्पेक्टिव टू इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन हम लेते हैं कि इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पे क्या चार्ज है, उस लिहाज से हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस मतलब इसको नाम देते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, ये वो पोटेंशियल है जब मेम्ब्रेन रेस्ट करी है, आपको कोई स्टिमुलस अभी नहीं मिला, ठीक है, तो ये दिस इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, इसको किस तरह मेंटेन किया जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तीन चीज़ें मेंटेन करती। सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन है वो पोटाशियम के डिफ्यूजन पोटेंशियल की होती है। पोटाशियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल -94 मिलीवोल्ट है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि इस मेम्ब्रेन में हमारे पास जो होती है ना पोटाशियम लीक चैनल भी होते हैं और पोटाशियम लीक चैनल में से ना सोडियम भी थोड़े ये परमेबल होते हैं सोडियम के लिए भी, लेकिन इनकी जो परमेबिलिटी सोडियम के लिए होती है वो बहुत कम होती है, पोटाशियम के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें से कुछ जो सोडियम आयंस हैं वो भी लीक कर जाते हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव होती है और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो थोड़े से सोडियम आयंस इनसाइड लीक कर जाते हैं थ्रू द पोटाशियम लीक चैनल्स। तो इस वजह से भी जो पोटेंशियल होता है ना फिर वो -94 नहीं रहता, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो आ जाता है -86 पे, ठीक है। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स इन दोनों फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर भी है जो मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, वो फैक्टर है सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप ATP को यूटिलाइज़ करते हैं, ATP यूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये सोडियम को बाहर पुश करते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन और पोटाशियम को इनसाइड द मेम्ब्रेन लेके आते हैं। लेकिन ये 3 सोडियम्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन पुश करते हैं और 2 पोटाशियम इनसाइड द मेम्ब्रेन पुश करते हैं। इस वजह से जो इनसाइड होता है ना इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इट विल बिकम मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इस तरह ये तीनों फैक्टर्स डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम, देन सोडियम चैनल्स का लीक होना, तो सोडियम का लीक होना थ्रू पोटाशियम चैनल एंड सोडियम पोटाशियम पंप, दीज फैक्टर्स मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन किसकी होगी, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इसमें सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल की ही होगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नर्व एक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये था कि मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिला, मतलब मेरा एक हैंड है उस पर भी किसी ने टच नहीं किया या वो मतलब मुझे कोई सेंसेशन फील नहीं हुई। अब आपके हैंड पे कोई टच करता है, ठीक है, और वो टच स्टिमुलस इतना होना चाहिए कि वो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो। मतलब इसमें आपको -70 जो मिलीवॉट इसको हमने देखें, लेट्स सपोज ले लिया है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर
इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब हमें कोई टच करता है तो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर मैकेनिकल सोडियम चैनल्स भी होते हैं, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो होता है इनसाइड मूव करना शुरू कर देता है। जो नेगेटिविटी होती है इनसाइड द मेम्ब्रेन वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर जो सोडियम का इन्फ्लेक्स है इनसाइड वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव करेगी मेम्ब्रेन को और फिर से वो डाई आउट कर जाएगी, मतलब इतना स्ट्रांगली किसी ने टच नहीं किया तो वो इम्पल्स आगे पास नहीं होगी। जैसे इसमें बता रहे हैं कि कुछ लाइंस देखें वो ऊपर गई हैं और फिर नीचे से वो डाई आउट हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि वो थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंचा। हमारे पास थ्रेश होल्ड -55 है। जब तक -55 तक नहीं, जब तक -55 तक नहीं पोटेंशियल पहुंचेगा, मतलब -70 से इतनी ज़्यादा पॉजिटिव सोडियम आयन अंदर नहीं आएंगे कि पोटेंशियल -55 हो जाए, तब तक कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और वो इम्पल्स आगे पास नहीं होगी क्योंकि स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेट्स सपोज कि किसी ने स्ट्रांगली टच किया है और स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि पहले मैकेनिकली स्टिमुलेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे, अब क्या होगा जब -55 पे पोटेंशियल पहुंच गया है तो मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और जो सोडियम आउटसाइड द सेल था, बहुत ज़्यादा आउटसाइड द सेल था, वो अंदर इनसाइड द मेम्ब्रेन मूव करना शुरू कर देगा, इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देगी सोडियम। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव पोटेंशियल था इनसाइड द सेल वो पॉजिटिव पोटेंशियल में चेंज होना शुरू हो जाएगा और इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। नंबर 1 पे हमारे पास स्टिमुलस आया, नंबर 2 पे हमारी मेम्ब्रेन ने डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि जैसे डीपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें कई जो लार्ज नर्व फाइबर्स हैं उसमें ये ओवरशूट कर जाती है, मतलब कि ये 0 से ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव पे पोटेंशियल पहुंच जाता है, मतलब नेगेटिव -70 मिलीवॉट से पॉजिटिव 40 तक भी जा सकता है पोटेंशियल। जब ये पॉजिटिव 40 तक पहुंच जाता है, जब बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस इनसाइड और द मेम्ब्रेन मूव कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और जब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटाशियम आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देती है, मतलब पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देते हैं और जो मेम्ब्रेन है वो फिर से वापस आना शुरू हो जाती है अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, मतलब कि इनसाइड द सेल फिर से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। लेकिन ये जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं ये स्लोली ओपन होते हैं और ये स्लोली ही क्लोज होते हैं, तो फिर इनको क्लोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक ये क्लोज होते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन हो गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आउटसाइड द सेल मूव कर गए हैं। और उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन जब होती है तो वोल्टेज गेटेड जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि वो स्लोली क्लोज होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लेते हैं। जब हाइपर पोलराइजेशन होती है तो वो क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो फिर से हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर देता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर कर देता है और मेम्ब्रेन फिर से नॉर्मल हो जाती है और रेडी हो जाती है नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करने के। जैसे कि एक्शन पोटेंशियल का जो मैंने फिनोमेना एक्सप्लेन किया उसमें जो मेजर फैक्टर्स जो 2 गेट्स प्ले करते हैं ना वो होते हैं, एक होते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और एक होते हैं वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। तो फर्स्ट वाली जो रो है उसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन पे वो एक्टिवेशन गेट होता है और इनसाइड द मेम्ब्रेन पे इनएक्टिवेशन गेट होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेस्टिंग
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे एक्टिवेशन गेट हमारे पास क्लोज है। जब स्टिमुलस आ गया है तो एक्टिवेशन गेट क्या हो गया, ओपन हो गया और सोडियम ने इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा सोडियम इनसाइड द सेल मूव कर गई है तो इनएक्टिवेशन जो गेट है वो इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया और उसके बाद सोडियम का जो इनसाइड मूवमेंट है वो रुक गई है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सोडियम जो गेट है इनएक्टिवेट हुआ है तो पोटाशियम गेट जो होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो पोटाशियम गेट है वो क्लोज है और लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ है तो ये जो है इसकी स्लो एक्टिवेशन हो रही है और ये ओपन होना शुरू हो गया और ये रीपोलराइजेशन करवाता है। और एक और बात इसमें नोट करने वाली ये है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ना, जब ये इनएक्टिवेट एक बार हो गया तो ये फिर से इसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली पोजीशन पे जाना पड़ता है। मतलब ये यहाँ से अब इनएक्टिवेशन गेट ओपन नहीं होगा तब तक जब तक कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस नहीं आ जाता। मतलब इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है वो कोई नया एक्शन पोटेंशियल रिसीव नहीं करेगी और नए एक्शन पोटेंशियल को आगे पास नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये तब तक क्लोज रहता है जब तक रीपोलराइजेशन नहीं होती और रीपोलराइजेशन के बाद फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर नहीं होता तब तक ये फिर से ओपन नहीं हो सकता। मतलब रीपोलराइजेशन होगी, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर होगा, उसके बाद जाकर जो सोडियम गेट है वो फिर से एक्टिवेट होगा। अच्छा, ये एक तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल एक पॉइंट पे जनरेट होगा। अब ये आगे कैसे मूव करेगा, जब स्टिमुलस आया है ना और सोडियम आयंस ने इनसाइड द सेल मूव करना शुरू किया है तो सोडियम आयन जब इनसाइड द सेल मूव करते हैं तो वो सिर्फ उस वाले एक पॉइंट पे मूव नहीं करते, वो 1 to 2 मिलीमीटर इनसाइड द सेल, मतलब बोथ साइड्स पे 1 to 2 मिलीमीटर्स मूव करते हैं, बोथ ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। और वो जो साइड पे जो मेम्ब्रेन की नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से वहाँ के जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है वहाँ के भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव सोडियम चैनल्स की मूवमेंट से इतना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है। जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इसी तरह वो नेक्स्ट पार्ट को ट्रिगर करता है, इसी तरह वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो उससे नेक्स्ट पार्ट को ट्रिगर करता है। इस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है वो विद इन सेकेंड्स इतनी स्पीड के साथ मूव करता है इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इसकी सिंगल डायरेक्शन नहीं होती, जो नर्व इम्पल्स है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है, ठीक है। और इस तरह ये विद इन मिली सेकेंड्स और विद इन सेकेंड्स ये इतनी ज़्यादा जो डिस्टेंस है बॉडी में वो कवर कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक बात ये भी है कि जब हमारे पास जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं ना, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो माइलिन जो शिट है वो हेल्प करती है कंडक्शन ऑफ द न्यूरॉन में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स में वो हेल्प करती है, इस वजह से हम उसको सॉल्टेटरी इम्पल्स भी कहते हैं। और उसमें जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से नर्व इम्पल्स मूव करती है एंड मोस्ट ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइनैप्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल मूव करते करते हमारे पास एंड ऑफ द एक्सोन पे आ गया। एंड ऑफ द एक्सोन से ये आगे कहाँ जाएगा, इसको आगे डेंड्राइट को, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट को जो एक्शन पोटेंशियल है वो पास करना है। अभी एक्शन पोटेंशियल कैसे पास होगा, जब एक्शन पोटेंशियल हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम गेट्स होते हैं। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक मूव करेगा तो यहाँ के जो कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो कैल्शियम आयंस हैं वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस हैं वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देंगे और वो कैल्शियम आयंस जो हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारे पास होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। न्यूरो ट्रांसमीटर जो वो होते हैं जो साइनेप्स पे मूवमेंट करते हैं और जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करते हैं। जब कैल्शियम आयंस इस साइनेप्टिक वेसिकल के साथ बाउंड करेंगे तो वो उसको जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज़ कर देंगे और वहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा और उसके बाद क्या होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हुए हैं ये हमारे पास जाके जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस के लिए, उस पर जाकर अटैच हो जाएंगे। जब ये रिसेप्टर पे जाकर अटैच होंगे तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनको ये ओपन कर देंगे और उसकी वजह से सोडियम इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मूव करना शुरू कर देगा और इस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है वो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और इसमें एक्शन पोटेंशियल वन न्यूरॉन से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उस तक ट्रांसमिट हो गया और एक्शन पोटेंशियल मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह ये इस न्यूरॉन में भी एक्शन पोटेंशियल मूव करता जाएगा अंटिल इट रीचेस द एंड ऑफ दिस न्यूरॉन और इसके बाद ये इसी तरह नेक्स्ट न्यूरॉन को भी ट्रांसमिट हो जाएगा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो। मैंने बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश की है। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।